कथित चोरी के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की। वहीं संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई जारी है। वियतनाम में हुए दर्दनाक नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के शव हो ची मिन्ह सिटी ले जाए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास के अनुसार आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शवों को जल्द भारत भेजा जाएगा। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों के पूर्वज एक ही हैं, भले ही उनके मजहब अलग हों। हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हुए उन्होंने मुसलमानों से कहा कि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 84वें प्राकट्य महोत्सव को राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में मनाया गया। चुनाव आयोग ने नए मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग होने वाले ऑनलाइन फॉर्म 6 में नया घोषणा पत्र जोड़ा है। अब पहली बार वोटर बनने या मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले आवेदकों को यह जानकारी देनी होगी कि वे या उनके माता पिता पिछले इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची में शामिल थे या नहीं। इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता रिकॉर्ड की सटीकता और पारदर्शिता को मजबूत करना है। देश के कई प्रमुख मंदिरों में दान, सोने और मंदिर संपत्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामलों की जांच जारी है। सबरीमाला, तिरुमला, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथ मंदिर से जुड़े मामलों की जांच विभिन्न राज्यों में एसआईटी, सीआईडी, पुलिस और अदालतों की निगरानी में हो रही है। इन घटनाओं के बाद धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दान प्रबंधन को लेकर बहस तेज हो गई है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार जल्द ही निजी भारतीय कंपनियों को मिसाइलों के निर्माण और विकास में भागीदारी की अनुमति दे सकती है। अब तक यह क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी रक्षा संस्थानों तक सीमित था। इस कदम का उद्देश्य रक्षा उत्पादन बढ़ाना, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देना है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने श्री राम मंदिर से जुड़े दान, भूमि और निर्माण में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रोहिणी के जापानी पार्क से शुरू हुए राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से अभियान में शामिल होकर प्रधानमंत्री को पत्र भेजने की अपील की। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने अपनी आगामी पुस्तक में दावा किया है कि 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने चुनाव आयोग को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए उसकी गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया था। कुरैशी के अनुसार आयोग पर हो रही बयानबाजी से नाराजगी जताने के दौरान दोनों के बीच यह भावनात्मक बातचीत हुई थी। यह प्रसंग उनकी नई पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। देश में मानसून के बीच मौसम विभाग ने 13 जुलाई के लिए नया मौसम अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिससे पेड़ उखड़ने और नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी खराब मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारत और म्यांमार के बीच पेंगसाउ दर्रे पर सीमा व्यापार फिर शुरू होने जा रहा है। करीब 6 वर्षों से बंद यह व्यापार 20 जुलाई से दोबारा शुरू करने की तैयारी है। दोनों देशों के व्यापारिक संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर तक रहने वाले लोगों को स्थानीय व्यापार और सीमा पार लेन देन की सुविधा मिलेगी, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक आयोजित करेगी। इस बैठक में सत्र के दौरान होने वाले प्रमुख विधायी कार्यों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार विपक्षी दलों को संभावित विधेयकों और कार्यसूची की जानकारी भी देगी। बैठक का उद्देश्य संसद के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के बीच सहमति और बेहतर समन्वय स्थापित करना है। विदेश मंत्रालय ने ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है। सरकार ने लापता नागरिक की तलाश के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय जारी रखा है और क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉ. उदित राज ने पार्टी के भीतर गुटबाजी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचकर भी आपसी खींचतान के कारण पीछे रह गई। उनके अनुसार उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में संगठनात्मक एकता की कमी से चुनावी नुकसान हुआ। उन्होंने नेताओं से आंतरिक मतभेद छोड़कर संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने पर पद से हटाने से जुड़े प्रस्तावित विवादित विधेयक की समीक्षा कर रही संसदीय समिति ने इसमें सनसेट क्लॉज जोड़ने की सिफारिश की है। इस प्रावधान के तहत कानून एक निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद उसकी समीक्षा या पुनः मंजूरी के बिना वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 25-30 साल पुराने मफलर से जुड़ा एक व्यक्तिगत किस्सा साझा किया।
उन्होंने इस प्रसंग के जरिए न्यूजीलैंड से अपने लंबे और आत्मीय संबंधों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री की इस भावनात्मक बात पर सभागार में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ उनका स्वागत किया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने रूस के S-400 लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर सहमति जताई है। रूस और तुर्की के साथ हुए त्रिपक्षीय समझौते के तहत यह रक्षा सौदा किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते को अमेरिका की मंजूरी भी मिली है। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच यूएई के लिए यह फैसला अहम माना जा रहा है, जबकि भारत भी अपनी वायु रक्षा क्षमता के लिए 400 प्रणाली का उपयोग कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी स्थानीय मुद्दों और प्रशासनिक नीतियों को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुछ नेताओं ने पाकिस्तान सरकार की नीतियों की खुलकर आलोचना की है और भारत विरोधी बयानबाजी से दूरी बनाने की बात कही है। क्षेत्र में जारी इन प्रदर्शनों पर सभी पक्षों की प्रतिक्रियाओं पर नजर बनी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत हवाई कार्रवाई और सिंधु जल संधि IW के निलंबन का फैसला शामिल है। 1960 से लागू यह संधि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक प्रभावी रही थी। इसके निलंबन के बाद संधि के भविष्य, जल प्रबंधन और भारत पाकिस्तान संबंधों पर व्यापक चर्चा तेज हो गई है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हालिया हमलों और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सऊदी अरब ने ईरान के व्यवहार पर चिंता जताई है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान की गतिविधियां क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बन रही हैं। लगातार हो रहा समुद्री हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं गहरा गई हैं। 12 अगस्त को 2 वर्षों बाद दिखाई देने वाला दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस ग्रहण की खास बात यह है कि कई स्थानों पर इसे सूर्यास्त के समय देखा जा सकेगा, जो इसे और भी विशेष बनाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तथा सूर्य का प्रकाश कुछ समय के लिए ढक जाता है। यह खगोलीय घटना अंतरिक्ष प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम के निधन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे और अटकलें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने उनकी मौत को साजिश से जोड़ने की कोशिश की है, जबकि आधिकारिक स्तर पर ऐसी किसी साजिश की पुष्टि नहीं हुई है। ग्राहम इजरायल के प्रबल समर्थक थे और ईरान से जुड़ी अमेरिकी नीतियों पर खुलकर अपनी राय रखते थे। मामले को लेकर आधिकारिक जांच या पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमलों के बाद रूस के साइबेरिया क्षेत्र में ईंधन संकट गहराने की खबर है। तेल रिफाइनरियों को हुए नुकसान के चलते स्थानीय प्रशासन ने लोगों को जहां संभव हो घर से काम करने और अनावश्यक वाहन यात्रा से बचने की सलाह दी है। अधिकारियों का उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और आवश्यक सेवाओं के लिए आपूर्ति बनाए रखना है। जापान के दक्षिण पूर्वी तट के पास समुद्र तल में वैज्ञानिकों ने ब्लैक स्मोकर चिमनियां और हाइड्रोथर्मल संरचनाएं खोजी हैं, जहां सोने के सूक्ष्म कण और अदृश्य सोने के संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र भविष्य में समुद्र के भीतर सोने के व्यावसायिक खनन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि इसके आर्थिक दोहन से पहले विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय मूल्यांकन आवश्यक होंगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग की। वहीं संबंधित अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई जारी है। वियतनाम में हुए दर्दनाक नाव हादसे में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के शव हो ची मिन्ह सिटी ले जाए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास के अनुसार आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शवों को जल्द भारत भेजा जाएगा। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों के पूर्वज एक ही हैं, भले ही उनके मजहब अलग हों। हिंदू राष्ट्र की चर्चा करते हुए उन्होंने मुसलमानों से कहा कि उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के 84वें प्राकट्य महोत्सव को राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में मनाया गया। चुनाव आयोग ने नए मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग होने वाले ऑनलाइन फॉर्म 6 में नया घोषणा पत्र जोड़ा है। अब पहली बार वोटर बनने या मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले आवेदकों को यह जानकारी देनी होगी कि वे या उनके माता पिता पिछले इंटेंसिव रिवीजन के दौरान मतदाता सूची में शामिल थे या नहीं। इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता रिकॉर्ड की सटीकता और पारदर्शिता को मजबूत करना है। देश के कई प्रमुख मंदिरों में दान, सोने और मंदिर संपत्तियों से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामलों की जांच जारी है। सबरीमाला, तिरुमला, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथ मंदिर से जुड़े मामलों की जांच विभिन्न राज्यों में SIT, CID, पुलिस और अदालतों की निगरानी में हो रही है। इन घटनाओं के बाद धार्मिक संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दान प्रबंधन को लेकर बहस तेज हो गई है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार जल्द ही निजी भारतीय कंपनियों को मिसाइलों के निर्माण और विकास में भागीदारी की अनुमति दे सकती है। अब तक यह क्षेत्र मुख्य रूप से सरकारी रक्षा संस्थानों तक सीमित था। इस कदम का उद्देश्य रक्षा उत्पादन बढ़ाना, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देना